इससे पहले जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो आपका राइबोसोम्स तक की हमने स्टडी कर ली थी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स के बारे में जब हमने बात करी थी तो हुआ था कि पूरी बॉडी में जो आपके सेल्स हैं, जो आपके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, उन सेल्स के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जो जगह है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली अगर आप पूरे सेल के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, लेकिन ये राइबोसोम्स एक्चुअल में दो यूनिट से मिलके बने होते हैं। एक स्मॉल यूनिट होती है और एक लार्ज यूनिट होती है। इस राइबोसोम में ही बाकी जितना आपका आरएनए है, चाहे वो ट्रांसफर करने वाला है चाहे वो मैसेज लेकर आने वाला है, दोनों ही आरएनए इसके लार्ज यूनिट से अटैच्ड रहते हैं। जितने अमीनो एसिड्स आरएनए के साथ अटैच होते हैं वो भी इस राइबोसोम में ही रहते हैं। बेसिकली ये जो एसिड है ना, अमीनो एसिड, अगर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस अमीनो एसिड का और प्रोटीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, यानी कि इसी से मेन सिंथेसिस होता है प्रोटीन का। और ये अमीनो एसिड्स इस आरएनए के साथ कंबाइन करते हुए आपके लार्ज यूनिट में आके जुड़ते हैं। आप लोग अपना माइक ऑफ रखें, क्लास के लास्ट में आप अपने इश्यूज पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। राइबोसोम्स के बारे में स्टडी हमने दूसरी चीज ये करी थी कि राइबोसोम में आरएनए के साथ साथ ऑलमोस्ट 50 प्रोटीन्स और होते हैं। दो यूनिट्स इसमें मेन होती हैं, एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। और तीन टाइप के राइबोसोम्स आपकी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला था आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीआरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम जो है उनका काम क्या है? काम उनका यही है कि वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, लेकिन पर्टिकुलर केवल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है? आपके सेल में जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी हाउस होता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि एक ऐसी जगह जहां से एटीपी बनता है पूरी बॉडी में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक केमिकल बनता है जो बॉडी में एनर्जी मटेरियल का काम करता है, वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और उस एटीपी को बनाने के लिए जो फ्यूल होता है वो प्रोटीन जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। साथ ही साथ फ्री राइबोसोम्स जो आपके पूरे सेल में साइटोप्लाज्म में कहीं भी घूम पा रहे हैं वो आपको पूरे साइटोसोल में मिलेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होंगे, उनका काम क्या होगा कि पूरे सेल में जहां जहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपकी गोल्जी एपरेटस है, अगर उसको जरूरत है प्रोटीन की तो उस प्रोटीन का निर्माण आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे ये एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर जो ये शेप दिख रही है, जो एक फ्लैट ट्यूब्स टाइप की है, मतलब हॉलो तो है, अंदर से ट्यूब्स हैं लेकिन फ्लैट शेप में है। इसके बाहर प्रॉपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो फ्लैट वाला शेप है, इसमें ये ब्लू ब्लू कलर के जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये हैं आपके राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को अभी हम साइड कर देते हैं, हम मेन इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये कैसा है? ये फ्लैट ट्यूब्स टाइप की हैं। इसमें ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स हैं ये आपके राइबोसोम्स हैं। इनके बीच का जो स्ट्रक्चर है, जो हॉलो स्ट्रक्चर है, यहीं पर आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घिरा हुआ है, इसी को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है। इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो इसी टाइप का स्ट्रक्चर है लेकिन उसकी ट्यूब्स थोड़ी ट्यूबुलर शेप में होती है, फ्लैट नहीं होती, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और उसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। इसी राइबोसोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के कारण इन दोनों का सेपरेशन होता है। मतलब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, वो रफ ईआर होगा। और जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं है वो आपका स्मूथ ईआर होगा। तो दो टाइप के आपके होंगे, सबसे पहले एक रफ और एक स्मूथ। दूसरा, रफ में क्या क्या चीजें होंगी? राइबोसोम अटैच्ड होंगे, फ्लैट शेप के होंगे और न्यूक्लियस के एनवलप से पूरी तरह से अटैच्ड होगा। प्रोटीन का निर्माण इसी जगह पे होता है। कौन सा? ये जो अंदर वाला डायग्राम था। लेकिन स्मूथ ईआर जो है उसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे, वो फ्लैट शेप के बजाय ट्यूब शेप का होगा और ये न्यूक्लियस से दूर होगा। जो रफ वाला था वो न्यूक्लियस के पास है और जो स्मूथ वाला है वो न्यूक्लियस से दूर है। और स्मूथ ईआर का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? जितने लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अगर किसी लिक्विड में आपके सेल के अंदर जो साइटोसोल है
उस लिक्विड में कोई टॉक्सिक मटेरियल्स आ गए हैं तो उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम ये बाहर वाला जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है। इसके बाद आपका सिक्स अपरेटस जो सेल के अंदर आता है वो है आपका गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बोल सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी बोल सकते हैं, तीनों ही एक ही चीज के नाम है। आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है, तीनों नाम एक ही चीज के हैं, चाहे गोल्जी अपरेटस हो, गोल्जी बॉडी हो या गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो। तो गोल्जी अपरेटस का जो शेप है वो कुछ इस तरह का दिखता है। गोल्जी अपरेटस के शेप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये कुछ टब जैसी शेप आपको दिख रही होगी, और ये कंटिन्यू शेप्स होती हैं जिसमें सिस्ट्रेन नाम के आपके होल्स पाए जाते हैं, और कुछ सेक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। सेक्रेटरी वेसिकल्स का मतलब क्या है? सिक्रेशन का मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स में से सिक्रेशन होता है स्वेट का, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स क्या करती हैं? पसीने को बाहर की तरफ निकालने का काम करती है। सेम वैसे ही इन सेक्रेटरी वेसिकल्स का काम क्या होगा कि गोल्जी अपरेटस के अंदर जो भी चीज है, अभी हम वो भी देखेंगे कि क्या चीज है, गोल्जी अपरेटस के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी चीज बन रही है उसको इन वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी अपरेटस से बाहर की तरफ भेजा जाएगा। यानी कि कुछ वेसिकल्स ऐसे होंगे इसके साथ अटैच, जैसे कोरियर सर्विस होती है ना, तो ये एक तरह से समझ सकते हैं कि गोल्जी अपरेटस के कोरियर बॉय हैं ये सारे, जो आपके इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं और जो आपके सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स लेकर आने का काम करेंगे, जैसे प्रोटीन को लेकर आए, यहाँ पे प्रोटीन की पैकेजिंग जैसा कुछ काम हुआ जैसे कुरियर सर्विस में होता है, और उसके बाद वेसिकल्स में पैक करके यानी कि उस कोरियर को एक एड्रेस देके जहां पे उसकी नीड है वहां पे उसको पहुंचा दिया जाएगा सेक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू। तो सॉरी, सबसे पहली चीज जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, प्रोटीन जो रफ ईआर में सिंथेसाइज हुआ है, अभी पीछे हमने देखा ना रफ ईआर में प्रोटीन का निर्माण हुआ, उनको गोल्जी बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे अदर सेल्स के ऑर्गेनल्स के थ्रू, या फिर बाकी दूसरे सेल को भी अगर कोई जरूरत है तो वो इस गोल्जी अपरेटस के थ्रू ही भेजा जाएगा, वो प्रोटीन जो रफ ईआर ने प्रोड्यूस किया है। उसके बाद एक टर्म आती है इसमें सिस्ट्रेन। ये बेसिकली क्या है? सिस्ट्रेन जो फ्लैट सेक जैसा एक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, लगभग स्ट्रेट नहीं है, कर्व शेप का है और स्लाइटली स्वेलो होते हैं, मतलब फूले हुए से होते हैं, जिनको हम गोल्जी वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, और यहीं से आपके वेसिकल्स सिक्रेट होते हैं। इसके बाद वेसिकल्स क्या हैं? स्पेरिकल शेप के हैं। ये जो आपको सर्कुलर दिख रहे हैं ये बेसिकली 3 डायमेंशन में अगर आप इमेजिन करोगे तो ये स्पेयर शेप के हैं, जैसे बॉल होती है, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं, छोटे होते हैं वैक्यूल्स से, और साथ ही साथ इनका जो डायरेक्शन है अगर आप देखेंगे तो गोल्जी बॉडी से आउटर या गोल्जी बॉडी से इनर दोनों डायरेक्शन में रहता है। जब हम वैक्यूल्स की बात करते हैं, वैक्यूल्स भी स्पेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं और इनका डायमीटर लगभग लगभग 600 एंगस्ट्रॉम के नियर होता है। और यूजुअली जो कॉनकेव साइड है आपकी, ये अगर आप देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो शेप्स होती हैं। कॉन्वेक्स का मतलब आप समझ सकते हैं आउटर वाली, मतलब जो कि फूली हुई आपकी डायरेक्शन है, जैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं ना वेसिकल्स की, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो शेप है ये कॉन्वेक्स शेप है, और अगर जो घुसी हुई अंदर वाली शेप है वो कॉनकेव शेप है। तो जो वैक्यूल्स होंगे वो कॉनकेव शेप के साइड पे आपको ज्यादा मिलेंगे, और जो वेसिकल्स होंगे वो कॉन्वेक्स शेप के साइड पे आपको ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद ये आप डायग्राम देख सकते हैं गोल्जी अपरेटस का, और इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रोटीन को रिसीव करता है, किस तरह से हेल्प करता है उनको पैकेजिंग में, और लास्ट में उनको भेज देता है किसी सेल के पास। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये आपका गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस ने क्या किया, ये आपका एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में कुछ प्रोटीन वेसिकल के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर मिक्स कर दिए। सॉल्युबल प्रोटीन जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल की मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन यहाँ से गोल्जी अपरेटस से उस प्रोटीन को लेगी, ये एक पैक बना, ये पैक रिलीज कर दिया जाएगा, या तो सिक्रेट हो जाएगा उस सेल से बाहर, या फिर अगर सेल के अंदर ही किसी ऑर्गेनल को नीड होगी तो ये उसके पास चला जाएगा। इसी तरह से सेक्रेटरी वेसिकल्स में बाहर लेयर पे आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में मिलेंगे। सेक्रेटरी वेसिकल्स में आपको ये प्रोटीन्स नहीं मिलेंगे। सेक्रेटरी वेसिकल का काम क्या होगा, ये बाहर तक जाएगा और अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को रेगुलेट कर देगा, सिक्रेट कर देगा हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए जो हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से गोल्जी अपरेटस का बेसिक काम क्या हुआ कि जितना भी ईआर ने रिसीव प्रोड्यूस किया है प्रोटीन, उसको इकट्ठा करेगा,
उसकी प्रोसेसिंग के लिए कैरी करेगा, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करेगा और फाइनल प्रोडक्ट को वेसिकल्स के थ्रू भेज देगा उसके लोकेशन पर। दूसरी चीज, जितना भी आपके प्राइमरी लाइसोसोम है, अब लाइसोसोम एक नया टर्म आया है, ये एक नया ऑर्गेनल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम जो आपके शरीर में आपकी डैमेज सेल्स होती हैं उनको हटाने का काम करता है, जिसको हिंदी में आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम जो है उनकी प्राइमरी फॉर्मेशन यही गोल्जी एपरेटस से स्टार्ट होती है। हार्मोन्स के सिक्रेशन में जो एंडोक्राइन सेल्स हैं आपके शरीर की, अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसको हिंदी में बोलते हैं, अंतःस्रावी कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, जिनसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उन हार्मोन्स के सिक्रेशन में ये हेल्पफुल है गोल्जी एपरेटस। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो वेसिकल्स के थ्रू प्रोटीन जा रहे हैं, प्रोटीन ही बेसिकली आपके सिग्नल होते हैं जो हार्मोनल सिक्रेशन के लिए आगे हेल्पफुल होते हैं। तो जब तक ये पैकेजिंग नहीं होगी, या फिर ये समझ लें कि जैसे ही ये पैकेजिंग होगी, इसने बाहर की तरफ सिक्रेट किया, तो यहीं से आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि गोल्जी बॉडी के जो ये शेप्स हैं, ये एक चैम्बर की तरह होते हैं और ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्यूलर रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका एक केमिकल फैक्ट्री है। उस केमिकल फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग चैम्बर्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे, कुछ मटेरियल उसमें ट्रांसपोर्ट करके आएगा और कुछ उसके थ्रू सिक्रेट कर दिया जाएगा। तो गोल्जी अपरेटस आपकी बॉडी में जो सेल है उसके अंदर गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स तीनों के नाम से जाना जाता है। और मोटा मोटा अगर इसका फंक्शन देखें तो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला था, उससे जितना भी प्रोटीन आएगा वो इसके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू आएगा। यहाँ पर प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग के साथ ही उसको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसी दूसरे सेल के लिए या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनल के लिए। इसके बाद सेवंथ आपका जो टर्म आता है वो आता है लाइसोसोम, जो अभी पीछे भी एक वर्ड आया ना, जैसे मैंने अभी बोला, अभी लाइसोसोम क्या है? आपके शरीर की आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है सेल की। लाइसोसोम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे, ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, और इसके अंदर बहुत बढ़िया करके एक फ्लूइडी लिक्विड होता है जो सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है। इसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो एंजाइम के सबस्ट्रेट होते हैं। आउटर इसकी एक मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर कोई भी मटेरियल आएगा, ये एंजाइम क्या काम करेंगे? उन मटेरियल को तोड़ने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल शुभम, जिसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली जिसको मैं हिंदी में बोल रही हूँ, इसको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, और इसका इंग्लिश नाम बेसिकली यही है। तो लाइसोसोम आपका क्या हुआ? ये जो आउटर कवरिंग है, इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड लिक्विड है और उस लिक्विड के साथ बहुत सारे ल्यूमेन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? जैसे नाम में ही इसका डाइजेस्टिव लिखा हुआ है, तो यानी कि डाइजेस्ट करने का काम करेगा जो भी इसके पास आएगा, यानी कि लाइसोसोम की सेल मेम्ब्रेन से होते हुए जो भी मटेरियल अंदर जाएगा, ये उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो किसी एक सेल के अंदर ही ये लाइसोसोम एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए वो सेल जो है आपकी डिस्ट्रॉय हो गई है, खराब हो गई है, तो उस सेल को डाइजेस्ट करने का काम करेगा ये लाइसोसोम। इस लाइसोसोम से ये जो एंजाइम्स हैं उस पूरे साइटोसोल के लिक्विड को डाइजेस्ट कर जाएंगे और लाइसोसोम फिर एक नए सेल का निर्माण करेगा। तो लाइसोसोम आपके शरीर में किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो लाइसोसोम की सेल्स हैं, इसमें हम ब्रेकडाउन ऑफ एक्सेस और रिपेयर वॉर्न आउट सेल्स, जिसको ऑटोफेजी के नाम से जाना जाता है, जितना भी सेल्स का ब्रेकडाउन है या रिपेयरिंग है वो सब लाइसोसोम के थ्रू ही की जाती है। लगभग 60 के आसपास या 60 टाइप के लगभग इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एक मेम्ब्रेन होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर रोके रखती है। जैसे ही सेल खराब होता है वैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वर्कआउट करते हैं और उस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। बहुत लोग जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिनके शरीर में सेल्स अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, आपने अगर सुना हो ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि उसकी अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाती है, उनकी बॉडी में बेसिकली क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये हेल्दी सेल्स को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बाहर से आने वाले किसी पैथोजन को तो छोड़ो, उनकी बॉडी की इंटरनल जो मटेरियल है उनको भी एज अ पैथोजन ट्रीट करने लगती है और उनको भी डाइजेस्ट करने लग जाती है। जितने भी आपके वायरस और बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम के ये एंजाइम्स ही काम करते हैं। और अगर सेल डैमेज हो जाता है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो उसका सेल्फ कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस, जिसको ऑटोलिसिस कहा जाता है या सेल डेथ कहा जाता है,
वो भी इस लाइसोसोम के थ्रू ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है, तो ब्रेक डाउन के लिए हमें ये समझना जरूरी है हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, अगर ब्रेक डाउन कहीं पे होगा तो वो किसी एसिडिक मटेरियल के थ्रू होगा। ठीक है, जो इस मेम्ब्रेन के बाहर साइटोसोल है, जो इस मेम्ब्रेन के बाहर एक लिक्विड है पूरे सेल के अंदर, एक बार इमेजिन करेंगे, उस डायग्राम को याद करेंगे। सेल की एक बाउंड्री थी सेल मेम्ब्रेन वाली, जिसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, फिर गोल्जी बॉडी था, और गोल्जी बॉडी के बाद कहीं पे सेल में लाइसोसोम्स थे। तो ये लाइसोसोम्स के अंदर जो इसकी आउटर लेयर है, ये आपको बाइलिपिड लेयर नहीं दिखेगी, ये बहुत हार्ड सी लेयर आपको दिख रही होगी। इसका जो अंदर मटेरियल है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, और बाहर वाले साइटोसोल से बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसीलिए इसकी जो मेम्ब्रेन है ये इतनी हार्श है, ताकि इसमें से रिसाव ना हो सके। लेकिन अगर सेल डेड हो जाएगी तो इसमें से रिसाव स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका 8 नंबर का जो ऑर्गेनल है वो आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम बेसिकली क्या है, लगभग अगर आप इनकी शेप देखें तो ऑलमोस्ट लाइसोसोम के जैसी ही होती है। आउटर कवरिंग इनकी लाइसोसोम के जैसी दिखेगी, लेकिन ये साइज में स्मॉल होते हैं, और पूरे सेल में कंपेरेटिव टू लाइसोसोम इनकी नंबरिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर लाइसोसोम 20% होंगे तो उनके रेस्पेक्ट में ही 80% होंगे। पेरोक्सिसोम लगभग लाइसोसोम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन साइज में छोटे होते हैं और नंबर इनका काफी ज्यादा होता है। इसके अंदर अगर आप देखें, लाइसोसोम के अंदर एक एक्स्ट्रा कोर आपको नजर आएगी यूरेट ऑक्सीडेज की, जो कि क्रिस्टलाइन होती है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में होती है। इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेजेज यानी कि बहुत सारे एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे भी एजेस नाम आता है ना, वो आपके एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। एंजाइम के जितने भी नाम है उनके आगे ASES या SES इस तरह के वर्ड्स लग जाते हैं। तो ऑक्सीडेजेस का मतलब ऑक्सीडाइज एंजाइम इसको बोलते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में होंगे जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, उन सबको ऑक्सीडाइज ये कर सकता है, यानी कि उन सब में ऑक्सीजन की मिक्सिंग ये कर सकता है। और पेरोक्सीसोम जो है, इसके अंदर ही बहुत सारे डाइजेस्टिव अमीनो एसिड्स ऐसे पाए जाते हैं जो फंक्शन करते हैं बॉडी का कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए। 8th को अगेन एक्सप्लेन करना है जी, बिल्कुल। देखिए पेरोक्सिसोम बेसिकली क्या है, अगर हम इसकी शेप की देखें तो शेप इसकी लगभग लगभग आउटर कवरिंग बिल्कुल ऐसी होती है जैसे लाइसोसोम की है, ऑलमोस्ट दिखने में सेम लगता है, बट इसका साइज छोटा होता है, यानी कि इसका जो डायामीटर है वो लाइसोसोम वाले सेल से छोटा होगा। दूसरा, अगर पूरे सेल में 20 लाइसोसोम्स हैं तो पूरे सेल में कम से कम 80 to 90 पेरोक्सिसोम होंगे, यानी कि कंपैरेटिव टू लाइसोसोम इनकी नंबरिंग सेल में ज्यादा होती है। तीसरा, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम डाइसेक्ट करके देखें, इसकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, तो इसके स्ट्रक्चर में बीच में एक कोर होती है क्रिस्टल की, एक क्रिस्टलाइन कोर होती है, और वो क्रिस्टल किस चीज का होता है, यूरेट ऑक्सीडेज नाम का एक केमिकल है, जिसका क्रिस्टल यहाँ पे आपको पेरोक्सिसोम के अंदर सेंटर में देखने के लिए मिलेगा। इसकी जो मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बाइलिपिड की नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो ये आपको देखने के लिए मिल रही है मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल वैसी होती है जैसी सेल की आउटर कवरिंग होती है। पेरोक्सिसोम तो सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है, लेकिन उस ऑर्गेनल की भी जो लेयर है वो लिपिड बाइलेयर की ही बनी हुई होती है। लिपिड बाइलेयर जिसको हमने डायग्राम में ऑलरेडी डिटेल में देखा था। इसके अंदर जो बाकी मटेरियल है ये क्या है, ऑक्सीडेजेस के बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको ये कंटेन करके रखता है, और इनको हम डाइजेस्टिव अमीनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव अमीनो एसिड्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल वाला थोड़ा सा पार्ट होता है, वो आपका यहीं पे पेरोक्सिसोम में ही जनरेट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन आता है। अच्छा, एक चीज और है कि पेरोक्सिसोम जो है वो आपकी बॉडी में लिवर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। लास्ट आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो 9th ऑर्गेनल है सेल के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, एक एक टर्म को पहले देख लेंगे, उसके बाद इनको समझेंगे कि इनके फंक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, बाहर से ये कैप्सूल जैसा दिख रहा है, जैसे कि एक कैप्सूल को हमने आधा काट दिया है, उसके अंदर ये एक हेलिक्स शेप जैसा कुछ नजर आ रहा है। प्रशांत, मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम यूज होते हैं? इन क्वेश्चंस को हम क्लास के एंड में अगर रखें तो ज्यादा बेटर होगा। आप लोग क्वेश्चंस अपने छोड़ते जाएं इसमें, अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, अदरवाइज बीच में बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अंदर
एक बाउंड्री व्हाइट कलर की है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर का जो पोर्शन है इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स के साथ भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक पर्पल कलर का हेलिक्स शेप देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि हमारी बॉडी का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रहता है। एक आउटर कवरिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, और उसके अंदर ये जो व्हाइट वाली लेयर है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, यानी अंदर वाली। जो बाहर वाली कवरिंग है उसको हमने आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है या जो शेप्स हैं इसको हमने मैट्रिक्स कहा है। और इसके साथ डीएनए के साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम्स भी हैं, और बहुत सारे आपके एंजाइम्स ये जो आपको दिख रहे होंगे एटीपीएज वाले, जो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। F0 और F1 दोनों ही पोर्शन इस एटीपीएज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरा एक ही आपका एंजाइम है। F0 F1 एटीपीएज इसका नाम है। और इसकी ये जो चोंच वाला पोर्शन है इसको F0 पोर्शन, और जो सर्कुलर पोर्शन है, स्पेरिकल पोर्शन है, उसको F1 पोर्शन बोलते हैं। तो इस तरह से 5-6 टर्मिनोलॉजी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है। अब एक एक करके इसके डायग्राम के साथ कोरिलेट करके हम देख लेते हैं कि सभी का काम किस किस तरह से होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास कर देती है अंदर की तरफ। 1 मिनट। आप लोगों की आज थर्ड क्लास हुई है क्या? कोई एक जरा चैट बॉक्स में बताना। ओके ओके ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, जो ये रेड वाली आपको बाहर वाली दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स को पास कर देती है फ्रीली, और आउटर मेम्ब्रेन से वो इनर मेम्ब्रेन की तरफ आ सकते हैं। और ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनमें प्रोटीन्स और पोरीन्स दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने एंजाइम्स हैं या डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं उनके लिए होस्ट का काम करेगा, उनको बुलाने का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के बाद आपका सेकंड आता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। स्पेस यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का। इनर मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज द एरिया बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, सिंपल सी चीज है। तीसरा आता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है? ये जो व्हाइट वाली आपको लाइनिंग दिख रही है अंदर, ये बहुत सारे प्रोटीन को होल्ड करती है और बहुत सारे रोल्स प्ले करती है बॉडी में। इसके अंदर ही, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही, इनर वाली मेम्ब्रेन जो है, इस मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पोर्शन है, यहीं पे आपका डीएनए रहता है, यहीं पे एटीपी प्रोडक्शन होता है। तो इनर मेम्ब्रेन इज द प्लेस वेयर एटीपी इज क्रिएटेड, यानी एटीपी का जनरेशन जहां होता है, एटीपी का सिंथेसिस जहां पे होता है। जितने मॉलिक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं केवल वही स्पेशल मेम्ब्रेन इस इनर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करके वही डीएनए के पास तक अपने मटेरियल को पहुंचा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सिस्टेज। ये जो सिस्टे वाला पोर्शन है, इस हेलिक्स शेप में, ये जो बाहर वाली इनर मेम्ब्रेन है, इस शेप में अगर आप देखेंगे तो ये बीच का एक पोर्शन आपको दिख रहा है ना, सर्कुलर शेप का, जहां पे बहुत सारे आपके एंजाइम जुड़े हुए हैं कॉर्नर में, चाहे ये वाला पोर्शन है चाहे ये वाला पोर्शन है। तो बेसिकली ये सृष्टे क्या है? जो फोल्ड्स आपको इनर मेम्ब्रेन में दिख रहे हैं, जितने भी फोल्ड्स हैं, ये एक सीधी लाइन आ रही थी, यहाँ पे फोल्ड हो गया तो ये एक सृष्टे हो गया। फिर एक सीधी लाइन आ रही थी, ये एक फोल्ड हो गया। तो जहां जहां पे ये फोल्ड हो रहा है उस पोर्शन को हम सृष्टे बोलते हैं। और इसका काम बेसिकली क्या है? इनर मेम्ब्रेन की सरफेस को बढ़ा देना। क्योंकि अगर आप देखें, इमेजिन करें आपके पास एक थ्रेड है, इस थ्रेड को आप इसके ऊपर चिपकाना स्टार्ट करें, इसके ऊपर इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन पे जब आप उसको चिपकाना स्टार्ट करेंगे और धागे को खोल के देखेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई धागा आप यहाँ से यहाँ तक सीधा लगा दें और उसको ऐसे मोड़ दें, यानी कि इसकी आउटर कवरिंग को अगर आप देखें, उस पर एक धागा चिपकाएं, इनर कवरिंग को एक देखें, उस पर एक धागा चिपकाएं, दोनों की लेंथ को मेजर करें तो अंदर वाले की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अंदर वाले का कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ गया है, उसकी लेंथ बढ़ गई है, इसलिए उसका सरफेस एरिया भी बढ़ चुका है। तो इन सृष्टे यानी कि इन फोल्ड्स के कारण ही सरफेस एरिया बढ़ता है। तो सृष्टे का बेसिकली काम क्या है, और ये क्या है? ये वो फोल्ड्स हैं जो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ा देना, जिससे कि केमिकल रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ पाए, केमिकल रिएक्शन का स्पेस बढ़ पाए। मैट्रिक्स क्या है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी एरिया है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर आपका एटीपी, बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, और साथ ही साथ डीएनए रहता है।
माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर इस डीएनए की मदद से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर आपकी बॉडी में जितना भी ग्लूकोज यहाँ तक पहुंचेगा वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा एटीपी में विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ है, जो ग्लाइकोजन फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है या ग्लूकोज के फॉर्मेट में है, उस ग्लूकोज से ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ग्लूकोज और एटीपी का अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो लगभग लगभग एक जैसा होता है, थोड़े से उसमें चेंजेस होते हैं। तो ग्लूकोज से ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत लंबी रिएक्शन है, मतलब इसमें 8 स्टेप्स होते हैं टोटल। उसको भी हम डिटेल में देख सकते हैं अगर हमें देखना है कि एटीपी का प्रोडक्शन होता कैसे। हमारे लिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में। और किसके थ्रू होता है, ग्लूकोज के थ्रू, यानी कि बेसिक मटेरियल ग्लूकोज है, एंडिंग प्रोडक्ट आपका एटीपी है, और जो बीच में कंडीशन अप्लाइड है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन की, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी जरूरी है। मोस्ट ऑफ द एटीपी बॉडी में जो जनरेट होता है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अकेला ऐसा पार्ट है आपकी पूरी बॉडी में, पूरे सेल के बॉडी में, जिसमें कि ये अपना डीएनए कंटेन करता है। अपना डीएनए कंटेन करता है मतलब अगर आपकी बॉडी में एक सेल से एक माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज किया जाए तो वहां पर ये अपना एक मटेरियल, अपना एक डीएनए कंटेन करेगा, जिससे इस माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टीज पता चल सकती हैं। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो डीएनए है, इसमें केवल माँ जो है, मतलब जो पेरेंट सेल्स हैं उनमें से जो मदर सेल है, केवल उसके जीन्स इस डीएनए में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला जो डीएनए, बाकी डीएनए आपकी पूरी बॉडी में और जगह पे भी मिलते हैं, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है वो अपना ओन डीएनए कंटेन करके रखता है, और उसमें जो पेरेंट सेल में मदर सेल हैं उनके जीन्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ही एपोप्टोसिस वाली जो प्रक्रिया है, यानी कि सेल की जो डेथ है, जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ, उसको प्रोसीड करने में सिग्नल्स जनरेट करता है। तो ये सारे फंक्शंस आपके माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। इस तरह से जो आपका साइटोसोल था, साइटोसोल जिसमें कि हमने कल देखा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के आपके मेन 3 पार्ट्स थे, कौन कौन से, सभी लोग एक बार रिवाइज करेंगे। एक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटर कवरिंग, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी जैसे कि सेमी परमिएबल है, लिपिड बाइलेयर है। उसके बाद दूसरा था साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म में अगेन 2 पार्टीशन होते हैं। एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। और उसके बाद आए थे आपके ऑर्गेनल्स, जिसमें कि 9 ऑर्गेनल्स की हमने बात करी थी। और ये 9 ऑर्गेनल्स एक एक करके फर्स्ट क्लास में 4 और आज की क्लास में बाकी के बचे हुए 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। एंड लेट मी अलाउ ऑल योरसेल्फ। ठीक है, अब आप लोग एक बार अनम्यूट करके देखें, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं अब एक एक करके आप उसको पूछ सकते हैं। वेट वेट 1 मिनट। हाँ, अब एक एक करके आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेते हैं। शुभम ने मैसेज किया था सुसाइड बाय सेल्फी के लिए, फिर मैंने देखा अगेन हो गया है। प्रशांत ने क्वेश्चन किया था मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम कौन से एंजाइम का होता है। तो ये रेनिन नाम का एक मटेरियल होता है, एंजाइम होता है, जिसका केमिकल नाम आई थिंक काइमोसिन, काइमोसिन नाम का आपका एंजाइम होता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए यूज होता है। और यामिनी का क्वेश्चन है एटीपी मीनिंग। एटीपी का मतलब होता है आपकी बॉडी में सेल के अंदर जो एनर्जी कंटेंट है ना, जिसकी वजह से एनर्जी यूटिलाइज कर पा रहे हैं आप, वो एक केमिकल ही होता है जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शुभी, हिंदी में बुक
जो बेस्ट है उसका नाम बता दीजिए। शुभी, एक्चुअली हिंदी का जो मटेरियल है ना उसमें आपको नाम थोड़े से टफ पड़ेंगे, आप एक बार कोशिश करें। अगर नहीं मिल पा रहा है हिंदी में तो आपको एक बार सर्च करके बता दूंगी मैं। बट अगर कोशिश हो सके तो ये रखें कि एनाटॉमी का पोर्शन आप लोग इंग्लिश में ही रखें तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज बहुत सारे नाम ऐसे हैं, अगर उसको आप हिंदी में पढ़ने लगेंगे तो हिंदी में बहुत ज्यादा टिपिकल लगते हैं, इंग्लिश में सुने सुने से लगता है और याद भी जल्दी हो जाता है। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अब। अंकिता, एक बार आप वीडियो को दोबारा सुन लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो आपका छूट गया है आवाज की, अगर कोई दिक्कत हो रही थी तो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज फिर मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम हाँ, ये आपका नाम मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपने शायद अपने नाम इंसर्ट नहीं किया हुआ है। एग्जाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में? आपको क्वेश्चंस जो हैं वो तो इंग्लिश में ही मिलेंगे, बट आप उसका आंसर जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैम लास्ट जो आपने समझाया जी। उसका लास्ट सेकंड पॉइंट, वो जो आपने बताया ना मदर्स में उसका डीएनए होता है, उसका एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना उसको अगेन, मुझे देखिए, कंफ्यूजन हो रहा है की कुछ। बॉडी में जो डीएनए है वो और जगह पर भी पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कंटेंट है सेल के अंदर जिसके अंदर अपना डीएनए होता है। अपना डीएनए का मतलब ये है कि उसके अंदर जो डीएनए है वो आपके मदर सेल के डीएनए से मैच करेगा। मतलब अगर उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाए तो जो मदर के जीन्स हैं वो पता लगाए जा सकते हैं। जितने भी जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर होते हैं वो मदर सेल से मिलते हैं, और मदर सेल से वो जीन्स मिलने के बाद जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है वो एक सेपरेट डीएनए होता है, बॉडी के बाकी डीएनए से अलग कुछ क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं जिसकी वजह से वो एटीपी जनरेट कर पाता है। मैम उसका कुछ अलग वर्क होता है सॉरी, मैं सुन सेपरेट नहीं पाई, एक बनने बार का आप रीजन? रिपीट करें। उसका सेपरेट होने का रीजन या उसका कुछ वर्क अलग होता है मैम? आप बोल रहे हो ना देखो, सेपरेट होते रीजन हैं इसका तो। कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज एनाटॉमी में मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। एनाटॉमी में जब भी हम चीजों को पढ़ेंगे तो हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। बॉडी को डायसेक्ट करके जो चीजें देखी जाती हैं या ऑब्जर्व की जाती हैं उनको हम केवल समझ रहे हैं। उसके पीछे जो रीजन है उसका रीजन आपको योग में मिल सकता है, एनाटॉमी में नहीं मिल सकता है। रीजन बिहाइंड दैट इज द कॉन्शियसनेस। मीन्स आपको फिर उन चीजों को थोड़ा अलग लेवल पे लेना पड़ेगा, अलग लेवल पे समझना पड़ेगा। बट एनाटॉमी के बेस पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम केवल इतना समझ सकते हैं कि वो अटैच्ड किस तरह से हैं, बने किस तरह से हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। अगर उस फंक्शन के रीजन की हम बात करने लगे तो हम कोई भी आंसर नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही पूछने लगूं कि पूरी बॉडी में हार्ट ही क्यों ब्लड को पंप करता है, लंग्स क्यों नहीं ब्लड को पंप करते, तो दैट इज प्री क्रिएटेड सिस्टम। उस प्री क्रिएटेड सिस्टम को हम केवल समझ सकते हैं, उसके पीछे के हर एक रीजन की अगर हम बात करें तो वो रीजन केवल आपका एक कॉन्शियस गाइड है। जो आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको गॉड बोल सकते हैं, आपकी इंटरनल पावर्स बोल सकते हैं। तो वो फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी सी अलग वे में चली जाती हैं, उसको फिर हम एनाटॉमी के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। बस ये है कि डीएनए के अंदर पाया जाता है एक डीएनए ऐसा, वो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डीएनए पाया जाता है ऐसा कि जब वो डीएनए मिला रिसर्चेस के दौरान तो उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके देखा गया, मैच करके देखा गया, तो उस डीएनए में सारे जीन्स मदर कंटेंट के मिले। फादर कंटेंट के कोई भी जीन्स उसमें अवेलेबल नहीं थे। तो उसको हम उसकी एक प्रॉपर्टी के रूप में याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना एक डीएनए होता है जो पूरी बॉडी के अलग जो डीएनए है वो पूरी बॉडी का जो डीएनए होता है ह्यूमन बॉडी का, उस डीएनए से अलग प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं और उसके जीन्स जो हैं वो उसके मदर कंटेंट से उसको मिले हुए होते हैं। फादर कंटेंट वाला कोई भी जीन्स उसमें नहीं होता है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो बताइए, अदरवाइज मैं अटेंडेंस लेना स्टार्ट करती हूँ। मैम जो आपने माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे का बताया था ना, जो फोल्ड्स होते हैं, हाँ हाँ, मैम उसका प्राइमरी पर्पस क्या है क्रिस्टे का? उसका पर्पस है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। जैसे मैंने बोला ना, अगर आप चेक करेंगे मतलब एक सिंपल जो धागा है सीधा अगर आप उसको लगाएंगे तो उसकी लेंथ कम रहेगी। उसी धागे को अगर आप उतने ही एरिया में घुमा घुमा के लगा देंगे तो जो एरिया अंदर बढ़ेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाएगा।
अगर आप एक सीधा फिंगर से किसी चीज को टच करते हैं या थंब से टच करते हैं, थंब से अगर फिंगर टिप से आप टच करते हैं तो कांटेक्ट एरिया कम है। उसके बजाय अगर आप उस चीज पे अपनी पूरी फिंगर टच कर देते हैं तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है, यानी कि अंदर आने वाले मटेरियल और बाहर आने वाले मटेरियल्स को एरिया ज्यादा मिल जाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर सेल है वो तो छोटी हो गई एक तरह से। अंदर एक इनर सेल जो है उसका पर्पस ये है कि अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी एटीपी है, वो और ज्यादा प्रोड्यूस हो पाए और ज्यादा कांटेक्ट उसका बाहर वाली मेम्ब्रेन से आने वाले प्रोटीन्स के साथ हो पाए और ज्यादा से ज्यादा एटीपी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करके बाहर की तरफ भेजा जा सके। अगर सेम शेप होगी आउटर मेम्ब्रेन की जैसी, तो वो जो प्रोसीजर आपका चल रहा है ना एक्सचेंज करने का, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके जो एटीपी है वो बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि अंदर स्पेस उसको ज्यादा मिल जाएगा, बाहर जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एरिया उसका कम हो जाएगा। इस वजह से उसका मेन काम, जो सिस्टे है उसका मेन काम होता है इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देना, ताकि आपका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाए, सरफेस का कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाए। थैंक यू मैम। ओके, और कोई बच्चा है? स्पेलिंग एंजाइम्स को मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए होता है। प्रशांत, इसकी स्पेलिंग होती है CHYMOSIN। चलिए आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, आई थिंक मीटिंग टाइम्स में फिनिश होने वाला होगा फटाफट से। अक्षय, अक्षय क्लास में है? अंजलि सोनी, प्रेजेंट मैम। अंकिता पांडे, यस मैम। अंकिता साख्य, यस मैम। वसंत कुमार गुप्ता, धृति साहू, प्रेजेंट मैम। हरमनप्रीत, प्रेजेंट मैम। हिमांशी, हिमांशी, कोमल, प्रेजेंट मैम। सॉरी प्रशांत ठाकुर नहीं, प्रशांत, यस यस मैम। साक्षी सिंह, संजना पालीवाल, प्रेजेंट मैम। संजय नौटियाल, प्रेजेंट मैम। रानी चौधरी, प्रेजेंट मैम। शुभम पाठक, यस मैम। शुभी जैन, प्रेजेंट मैम। तनुजा मेहरा, प्रेजेंट मैम। तनुजा रावत, प्रेजेंट मैम। यामिनी परत, प्रेजेंट मैम। ओके चलिए ठीक है, आप लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। यामिनी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपने हैंड नो मैम। मैम वो मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया था मैम। ओके ओके मतलब आपसे मैंने टेक्स्ट पे पूछ लिया था। ओके यामिनी, ठीक है। थैंक यू मैम। चलिए सभी लोग प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम मैम, थैंक यू।